हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा फाइनल सीए के एफआर सब्जेक्ट से केस सिनेरियोस। इंस्टीट्यूट ने जो केस सिनेरियोस दिए गए हम उस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए फर्स्ट केस सिनेरियो पे आते हैं। ए लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मोल्ड्स, डाइज एंड मशीनरी. They have a wide customer base both within India and abroad. Typically, a contract is entered into for sale of each product and consideration is received on the event of delivery of goods to the customer's place. The cost of each mold is 400 rupees. ये हमारा cost है and selling price is 450. The terms of the contract entitle the customer to return any unused molds within 30 days and receive a full refund. 30 days के अंदर कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न कर सकता है और हम उसे पूरा पैसा रिटर्न कर देंगे. द कंपनी एस्टिमेट्स दैट द कॉस्ट ऑफ रिकवरिंग द मोल्ड विल बी इमटेरियल एंड एक्सपेक्ट्स दैट द रिटर्न मोल्ड कैन बी रीसोल्ड एट प्रॉफिट. रिटर्न होने पे ऐसा नहीं है कि गुड्स डिफेक्टिव हो गया हम उसे प्रॉफिट में बेच सकते हैं. द कंपनी हैज सोल्ड अ टोटल ऑफ 10,000 मोल्ड्स ड्यूरिंग द मंथ. करंट ईयर में पूरे साल में हमने 10,000 मोल्ड्स बेचे हैं अंडर सेल और रिटर्न. From past experience, A Limited expects that 3% of the mold will be returned during the current year. हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इसमें से 3% मतलब 300 मोल्ड्स रिटर्न होगा और ये रिटर्न होगा और बचा हुआ जो है 9,700 ये रिटर्न नहीं होगा. मतलब ये हमारा एक्सपेक्टेड सेल्स है. ये हमारा एक्सपेक्टेड सेल्स है. फाइन. क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए. ये जो केस है ये हमारा इंडेस 115 बेस्ड है जो रेवेन्यू से कनेक्टेड है. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन. द कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज वेरिएबल फिक्स्ड. बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड. क्या देयर इज नो कंसिडरेशन. तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में कंपनी ने कस्टमर्स को ऑप्शन दिया है कि 30 डेज के अंदर तुम रिटर्न कर सकते हो. इसका मतलब अगर मतलब जो इनकम है हमारा वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. आज हमने सेल किया लेकिन विद इन 30 डेज वो रिटर्न भी कर सकता है. तो हो सकता है हमारा सेल्स नहीं है, हो सकता है हमारा सेल्स है. इन शॉर्ट कंसिडरेशन जो है वो है वेरिएबल. ओके नेक्स्ट वन. Upon transfer of control of the 10,000 molds, the entity will recognize revenue for. अब इस केस में हमारा इंडेक्स 115 क्या बोलता है कि अगर हमने गुड्स दिया है सेल और रिटर्न बेसिस में तो हम कितना इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं, कितने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो स्टैंडर्ड में क्लियरली लिखा है कि भाई जो हमारा एक्सपेक्टेड सेल्स है, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि 9,700 सेल्स होगा आउट ऑफ 10,000, तो हम उतना सेल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं. और हमारा सेलिंग प्राइस है 450. दैट मीन्स 9,700 को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं एज सेल्स. द एंटिटी रिकग्नाइजेज रेवेन्यू ऑफ. तो हमारा रेवेन्यू कितना रिकग्नाइज होगा. तो अभी हमने जो पढ़ा 9,700 का सेल्स है और मेरा सेलिंग प्राइस है 450. सेलिंग प्राइस दिया है क्वेश्चन में 450. तो इतना सेल्स हम रिकग्नाइज कर सकते हैं, इतना रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं. 9,700 इंटू 450 दैट इज 43 लाख 65,000. द एंटिटी रिकग्नाइजेज अ रिफंड लाइबिलिटी ऑफ. अब देखिए ये जो केस है 9,700 हमारा एक्सपेक्टेड सेल्स है तो इसको हम एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे. पर इस केस में जो पैसा आया है और हमें कंफर्म नहीं है सेल्स होगा कि नहीं होगा. हो सकता है कि कस्टमर 30 डेज के अंदर रिटर्न करे. ये हमारा एक्सपेक्टेशन है इनफैक्ट कि कस्टमर रिटर्न करेगा. तो ये हमारे लिए रिफंड हो जाएगा. हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये मुझे पैसा रिफंड करना पड़ेगा. ऐसा हम बुक्स में प्रेजेंट करेंगे. तो चलिए तो 300 पे 450 300 पे 300 यूनिट्स पे सेलिंग प्राइस 450 उतना पैसा मिला होगा. तो 1,35,000 हम एज अ रिफंड लाइबिलिटी रिकग्नाइज करेंगे. द एंटिटी रिकग्नाइजेस अ रिटर्न एसेट ऑफ. अब देखिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10,000 में से 9,700 का सेल्स होगा और 300 यूनिट जो है वो हमारा रिटर्न होगा. ये हमारा एक्सपेक्टेशन है. तो अगर रिटर्न होगा तो हमने उसे रिफंड लायबिलिटी माना है, उसे हम इनकम नहीं मान रहे. तो इस चीज को ये जो 300 यूनिट्स है हम इसे हमारा स्टॉक हमारा इन्वेंट्री मानेंगे. हम ये मानेंगे कि ये हमारा स्टॉक है जो कस्टमर्स के पास पड़ा है. तो विच मीन्स 300 यूनिट्स को ऑब्वियसली हम कॉस्ट पे मेजर करेंगे 400. क्योंकि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन रूल नॉर्मल कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर होता है. ओके एनआरवी इसका वैल्यूएशन रूल क्या होता है. इन्वेंट्री का कॉस्ट जो कि है 400 रुपीज पर यूनिट
और एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो कि 450, तो विच एवर इज लोअर, तो हम 400 पे रिकॉर्ड करेंगे 300 यूनिट्स, दैट मीन्स 1,20,000 पे ये रिकॉर्ड होगा। और फाइनली एंट्री पूछा है इन्होंने लास्ट केस में कि जर्नल एंट्री क्या पास किया जाएगा। तो जर्नल एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, हमें जो पैसे आएंगे, कितने पैसे आएंगे 10,000 यूनिट्स पे, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पैसे पूरे आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन अगर हम देखेंगे, अच्छा इसमें लिखा नहीं है बैंक अकाउंट डेबिट, तो ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ बैंक हम ट्रेड रिसीवेबल बोल देंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट। ओके, अगर पैसे आ गए तो हम बैंक बोलेंगे, और पैसे नहीं आए तो हम ट्रेड रिसीवेबल्स बोलेंगे। तो 10,000 यूनिट्स पे इंटू 450, और इसमें से हम रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेंगे, हमने ऑलरेडी देख लिया था 9,700 यूनिट्स पे हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे इंटू 400, और बचा हुआ जो है, सॉरी 400 नहीं, 450 इंटू 450, और जो बचा हुआ है वो हम उसे रिफंड लाइबिलिटी मानेंगे, हम उसे रिफंड लाइबिलिटी, मतलब हमें रिटर्न करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा 300 यूनिट्स पे 450, 300 यूनिट्स पे 450। और जो 300 यूनिट्स है ये मैंने पहले बता दिया था कि उसे हम इन्वेंट्री भी मानेंगे, हम हमें उसे हमारा कॉस्ट मानेंगे, स्टॉक मानेंगे एट कॉस्ट। चलिए, तो इसमें से कौन सा एप्लीकेबल हो गया, लास्ट डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा। फाइन, आई होप ये क्लियर है। हम अभी नेक्स्ट पे आते हैं, केस सिनेरियो नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल लिमिटेड, ऑल लिमिटेड होल्ड्स 35% of the total equity shares of M Limited, an associate company. The value of investment, ओके, सबसे पहले हमारे पास 35% शेयर होल्डिंग है। 35% शेयर होल्डिंग मतलब जो सामने वाला कंपनी है वो हमारा एसोसिएट हो गया है, तो ये हमारा एसोसिएट है, सबसे पहली बात। The value of the investment in M Limited on 31st March X3 is 3 lakh in the 3 crores in the consolidated financial statements of all India. ओके, सबसे पहले मैं काम करता हूँ, ये सम स्टार्ट होने के पहले मैं इसका रूल समझा देता हूँ तो बेटर रहेगा। ये मेरा, ये इन्वेस्टर है, ये मेरा बैलेंस शीट है। इन्वेस्टर कौन होता है, जो कंपनी सामने वाले में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए लिमिटेड ने, फॉर एग्जाम्पल अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में 35% शेयर होल्डिंग लिया है, तो बी लिमिटेड होता है एसोसिएट, और ए लिमिटेड होता है इन्वेस्टर। और एसोसिएट के लिए हम इक्विटी मेथड अप्लाई करते हैं, एसोसिएट के लिए हमें इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है। और इक्विटी मेथड जो है उसका, वो एज पर इंडिया 28 हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे वो बताता हूं पहले, फिर हम सब स्टार्ट करेंगे। तो एज पर इक्विटी मेथड, सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को कॉस्ट पे दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हम कॉस्ट पे दिखाते हैं, जो हमारा कॉस्ट है, जो हमारा कॉस्ट है हम उस पे दिखाएंगे। और ओके, ये सबसे पहले हमारे कॉस्ट पे जाएगा। फिर फिर उसके बाद एक्विजिशन डेट के बाद जो भी प्रॉफिट एसोसिएट ने अर्न किया है, हम उसमें हमारा हिस्सा, हमारा 35% हम उसे टेक ओवर करेंगे। पोस्ट प्रॉफिट तो वो ऐड होगा, प्लस पोस्ट प्रॉफिट, प्लस पोस्ट प्रॉफिट। और अगर कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है, पे किया है सब्सिडरी, एसोसिएट ने, सॉरी, एसोसिएट ने अगर कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो वो हमारे कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, माइनस डिविडेंड। फिर वो प्री एक्विजिशन हो कि पोस्ट एक्विजिशन हो, कोई भी डिविडेंड हो, वो हमारे इन्वेस्टमेंट से माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से एसोसिएट का अकाउंटिंग होता है। एक बार मैं अगर एंट्री वाइज बताऊं, तो अगर हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एंट्री होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम हमारे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट एंट्री। फिर जो एसोसिएट जो प्रॉफिट अर्न करेगा, उस प्रॉफिट को हम ड्यू बेसिस में कैरी कर सकते हैं। ड्यू बेसिस मतलब जो हमारा हिस्सा है वो हम ड्यू बेसिस में कैरी करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, ड्यू बेसिस में कैरी कर रहे हैं इसलिए इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रहा है, हम हमारे एसेट को इंक्रीज करेंगे और सामने हमारे पीएनएल में क्रेडिट जाएगा, जो हमारा शेयर होगा प्रॉफिट का वो। और फिर अगर एसोसिएट डिविडेंड पे करेगा तो पैसे आए बैंक अकाउंट डेबिट टू टू। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा कि डिविडेंड आएगा। बच्चे सोचते हैं कि ये डिविडेंड आएगा, डिविडेंड नहीं, इन्वेस्टमेंट आएगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि हमने प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट ड्यू बेसिस में ऑलरेडी पीएनएल में क्रेडिट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा प्रॉफिट ड्यू है 1 लाख, सपोज, मेरा, सपोज ये जस्ट एग्जाम्पल ऐसे ही नंबर ले रहा हूं, मेरा प्रॉफिट ड्यू है 1 लाख, और एसोसिएट ने डिविडेंड डिक्लेयर किया उसमें से 60,000, तो मुझे 60,000 इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करना होगा। उसका रीजन क्या है,
उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैंने 1 लाख को ऑलरेडी ड्यू बेसिस में ले लिया है पीएनएल में, तो अब मैं फिर से पीएनएल नहीं क्रेडिट कर सकता हूँ ना। अगर मैं यहाँ पे भी पीएनएल क्रेडिट करूं तो मेरा इनकम 1,60,000 हो जाएगा, 1 लाख ऊपर क्रेडिट किया और 60 यहाँ पे। तो इसीलिए हम पीएनएल क्रेडिट नहीं कर सकते इन्वेस्ट डिविडेंड के एंट्री में। हमें इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना होता है क्योंकि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डेबिट किया है सेकंड एंट्री में। अच्छा, इन दोनों एंट्री को कंबाइन करो तो बैंक डेबिट 60,000 और इन्वेस्टमेंट डेबिट कितना? 40,000 ना। हमने 1 लाख डेबिट किया है, फिर नीचे 60 क्रेडिट किया है, और टू पीएनएल 1 लाख। अभी भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो ये कंबाइन एंट्री देख के क्लियर हो जाना चाहिए कि जो पैसे मिले हैं वो हमने बैंक में डेबिट किया, जो नहीं मिले वो हमने ड्यू किया, डेटर बना दिया, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट किया, और टोटल इनकम तो 1 लाख ही है। ओके, आई होप ये समझ गया होगा कि मैंने लॉजिक एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम डिविडेंड लेस करेंगे, और अगर कोई स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट है, अगर कोई स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट है तो वो भी हम इन्वेस्टमेंट से लेस करेंगे। स्टॉक रिजर्व यानी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अगर एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को गुड्स बेचा है और कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है तो वो भी हम एलिमिनेट करते हैं। पर हमें ध्यान रखना है कि हम जब स्टॉक रिजर्व क्रिएट कैंसिल करेंगे तो हम सिर्फ हमारा शेयर ही कैंसिल करेंगे। हमारा जो शेयर है, ओन ओन शेयर जो है, हमारा जो खुद का शेयर है, वो कैंसिल करेंगे। लॉजिक भी सिंपल है। अगर मैंने सामने वाले को गुड्स बेचा है, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को, अपने एसोसिएट को गुड्स बेचा है, और इस कंपनी में 35% शेयर होल्डिंग अगर ए का है तो 65% बाहर वाले का है। तो अगर ए बी को बेचता है तो ए ने जो 65% बाहर वाले का शेयर है उतना प्रॉफिट तो अर्न किया ही है। तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो हमें कैंसिल करना होता है। इसीलिए अनरियलाइज प्रॉफिट में सिर्फ हमारा शेयर ही लिया जाएगा और वो कैंसिल होगा। फाइन, अब मैं सम पे आता हूं। फिर से एक बार रीड करता हूं। ऑल लिमिटेड होल्ड्स 35% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड, an associate company. The value of investment in M Limited on 31st March X3 is 3 crores. हमने जब इन्वेस्टमेंट खरीदा था वो 3 crores में खरीदा है। ओके, हमने 3 crores में इन्वेस्टमेंट खरीदा है। फिर ऑल लिमिटेड सोल्ड गुड्स वर्थ 3,50,000 टू एम लिमिटेड। हमने हमारे एसोसिएट को गुड्स बेचा है, एम लिमिटेड को गुड्स बेचा है। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3 लाख। आउट ऑफ दीज कॉस्ट गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख टू एम वर इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एम। हमने हमारे एसोसिएट को 3 लाख का गुड्स बेचा है, उसमें से 1 लाख का गुड्स अभी भी उसके पास है। ओके, इनफैक्ट 3,50,000 में बेचा था, 3 लाख का गुड्स 350 में बेचा था, और जो एसोसिएट है उसके पास 1 लाख का गुड्स अभी भी है। M Limited declared a dividend of 75 lakhs to the equity shareholder of the company. During the year ended 31st March, the statement of profit and loss account of M showed a profit of 1 crore 50 lakhs. चलिए एक एक करके आते हैं। सबसे पहले मैं प्रॉफिट ले लेता हूं। एसोसिएट का प्रॉफिट है 1 करोड़ 50 lakhs। उस प्रॉफिट में मेरा शेयर है 35%, विच इज 52,50,000। तो वो मैं प्रॉफिट में ऐड करूंगा, 52,50,000 एक तो प्रॉफिट में ऐड होगा, और एक हम हमारे पीएनएल में ऐड करेंगे। पोस्ट प्रॉफिट हमारे पीएनएल में ऐड होगा 52,50,000। ओके, बेसिकली एंट्री हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल ड्यू बेसिस में। हम हमारा प्रॉफिट कैरी करते हैं। फिर चलिए, ये 150 पोस्ट प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया। एम लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 75 lakhs। तो 75 lakhs में मेरा शेयर है 35%, दैट इज 26,25,000। तो डिविडेंड हम माइनस करेंगे, जैसे मैंने पहले डिस्कशन कर लिया है ऑलरेडी। डिविडेंड हम एक कॉस्ट में से, इन्वेस्टमेंट में से माइनस करेंगे। फाइन, नेक्स्ट वन। और क्या बचा? अब ये प्रॉफिट पे आते हैं। हमारे कंपनी ने हमने हमारे एसोसिएट को 3 लाख का गुड्स 3,50,000 में बेचा। हमने हमारे एसोसिएट को, जो जिसका कॉस्ट हमारे लिए 3 लाख था, वो हमने बेचा 3,50,000 में। 3,50,000 में बेचा, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? ऑब्वियसली 50,000 प्रॉफिट हुआ, 50,000। ओके, फाइन। अब अगर सब एसोसिएट ने पूरा का पूरा गुड्स बेच दिया है तो वो रियलाइज प्रॉफिट होता है, जहां पे प्रॉफिट हमने भी कमाया, उसने भी कमाया, कुछ नहीं करना है। लेकिन इस केस में जो हमने जो गुड्स बेचा उसमें से 1 लाख रुपीज का गुड्स अभी भी एसोसिएट के पास है। 1 लाख रुपीज का गुड्स अभी भी उसके पास है। तो उस 1 लाख के वैल्यू पे जो प्रॉफिट है वो अनरियलाइज प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट नहीं कमाया गया है, तो वो हम कैंसिल करेंगे। अच्छा, 1 लाख जो है वो एसोसिएट के स्टॉक में इंक्लूड है, तो मतलब वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, इसीलिए मैं उसे सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर रहा हूं। चलिए अभी हम उसका प्रॉफिट फाइंड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके।
50,000 इंटू 1 लाख डिवाइड बाई 3,50,000, तो प्रॉफिट हुआ 14,286। तो ये है टोटल प्रॉफिट, ये है टोटल प्रॉफिट जो जो अनरियलाइज्ड है, तो हमें ये कैंसिल करना है। पर जैसे मैंने बताया था कि ये कैंसिल पूरा नहीं होगा, इसमें सिर्फ हमारा शेयर कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि हमने जो बाहर वाला है, जो बाहर वाले 65% है, टू दैट एक्सटेंट तो हमने प्रॉफिट कमाया है। हम हमारा शेयर कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद से नहीं अर्न कर सकता, इसलिए हमारा शेयर कैंसिल होगा। तो इसका 35% करो तो आता है 5,000। तो 5,000 रुपीज ये हम कैंसिल करेंगे, ये प्रॉफिट हम कैंसिल करेंगे जो हमने अर्न किया है। तो इसका एंट्री होगा, एक हम यहां से माइनस कर देंगे प्रॉफिट है तो, और दूसरा हमारे पीएनएल से माइनस होगा, दूसरा हमारे पीएनएल से ये माइनस हो जाएगा। बेसिकली प्रॉफिट रिसीव करने का जो एंट्री था उसका उल्टा, हमने जब प्रॉफिट रिसीव किया था तो एंट्री क्या था, इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। अब हमें कट करना है तो उल्टा पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट। तो अब इसका एंट्री क्या होगा, पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट। बच्चे पूछते हैं कि सर ये इन्वेस्टमेंट के जगह पे हम स्टॉक नहीं लिख सकते, इन्वेंटरी नहीं कर सकते हैं? तो इस केस में नहीं आएगी। रीजन, रीजन हमने हमारे एसोसिएट को बेचा है, तो इन्वेंट्री एसोसिएट के पास है। और इक्विटी मेथड में हम एसोसिएट के एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैरी नहीं करते हैं, तो हम एसोसिएट के स्टॉक को नहीं कैरी कर रहे हैं। तो जब हमारे पास स्टॉक ही नहीं है तो हम स्टॉक से कहां से लेस करेंगे? ये स्टॉक एसोसिएट के पास है, हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट से करेंगे। हाँ, अगर उल्टा होता, अगर उल्टा होता कि एसोसिएट ने अगर हमें बेचा होता, एसोसिएट ने अगर इन्वेस्टर को बेचा होता, अगर ऐसा होता, तो फिर प्रॉफिट कैंसिल करने के लिए हम पीएनएल डेबिट करते थे और इन्वेंट्री क्रेडिट करते थे। इन्वेंट्री हम क्रेडिट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इन दैट केस इन्वेंट्री हमारे पास है, तो हम हमारी इन्वेंट्री को कम करेंगे। आई होप ये ओके है। और इस केस में भी लेकिन इन्वेंट्री भी क्रेडिट चलता है और इन्वेस्टमेंट भी चलता है। आई पर्सनली फील कि इन्वेंट्री क्रेडिट ज्यादा बेटर है, क्योंकि इन्वेंट्री हमारे पास है तो उसमें से कम कर दो। फाइन, पर दोनों अलाउड है, इन्वेंट्री भी और इन्वेस्टमेंट भी। चलिए आगे आते हैं। तो ये भी हो गया हमारा। दैट्स इट, आई थिंक हमने सब कैलकुलेट, सब फैक्टर्स ले लिए। दैट्स इट, टोटल कर लेते हैं। तो 3 crores प्लस 52,50,000 माइनस 2625 और माइनस 5,000, तो फाइनली इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 3,26,20,000। ये हमारा फाइनल इन्वेस्टमेंट का फिगर है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या 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 क्वेश्चंस पूछे गए। व्हाट इज द शेयर ऑफ ऑल इंडिया इन द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था हमारा ये वाला फिगर, 52,50,000, 52,50,000। कंप्यूट अनरियलाइज्ड गेन जो अभी हमने फाइंड किया 5,000। व्हाट इज द शेयर ऑफ ऑल इंडिया इन द डिविडेंड डिक्लेयर्ड? अब डिविडेंड डिक्लेयर्ड में हमारा शेयर क्या है, 26,25,000, 26,25,000। What is the value of investment in M Limited as on 31st March as per equity method in CFS? तो देखिए हमने फाइनल फिगर हमारा क्या आया था, 3,26,20,000, 3,26,20,000, तो डी वाला ऑप्शन। और फाइनली व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ग्रॉस मार्जिन ऑन गुड्स सोल्ड बाय ऑल लिमिटेड टू एम लिमिटेड? तो ऑल लिमिटेड ने 3 लाख का गुड्स 3,50,000 में बेचा था, करेक्ट? एक बार चेक कर लेते हैं, आई थिंक यही नंबर्स हैं। यस, 3 लाख का गुड्स उसने 350 में बेचा था, तो उसने क्या प्रॉफिट चार्ज किया है? तो उसने 50,000 प्रॉफिट चार्ज किया है। ओके, 50,000 प्रॉफिट चार्ज किया, तो ग्रॉस मार्जिन फाइंड करते हैं। तो 50,000 डिवाइड बाई 3,50,000, जनरली ग्रॉस मार्जिन हम सेल्स के एंगल से ही फाइंड करते हैं, तो दैट इज द रीजन ये डिवाइड बाई 3 लाख क्यों नहीं होगा। स्टूडेंट्स का एक नॉर्मल डाउट है कि सर 3 लाख से डिवाइड होगा कि 3,50,000 से? तो ग्रॉस मार्जिन जनरली हम सेल्स पे कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए ये सेल्स से डिवाइड होगा। जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। 50,000 डिवाइड बाई 3,50,000, 14.285, तो 14.29%। आई होप ये दोनों एमसीक्यू समझ गया होगा। अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा, आगे के एमसीक्यूज आगे के वीडियोस पे कवर करूंगा। ओके, चलिए बाय। ओके।